चैप्टर ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए पूरे चैप्टर में 3 तरह के थ्योरीज हैं। अगर आप पूरे चैप्टर को ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 तरह की थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, है ना। गैल्वेनिक सेल की थ्योरी पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल सबसे बड़ा पोर्शन माना जाता है इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। और एक क्वेश्चन जेई एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, 1 क्वेश्चन इन जेई एडवांस, ठीक है, गैल्वेनिक सेल पे। एक इसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं ये पढ़ेंगे और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 फैराडे के लॉज भी पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इसमें काफी बनते हैं। और फिर तीसरा जो टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ कंडक्टेंस है ना। कंडक्टेंस में कंडक्टेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है ना, और कार्ल-राउस लॉ क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक क्वेश्चन, अच्छा ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, क्योंकि इससे एडवांस के पेपर में लॉटरी लगती है। 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन, 6 नंबर मिनिमम, और कुछ सेट में तो 4 क्वेश्चन आए हैं केवल एक ही चैप्टर से। तो अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। मेंस में तो एक ही आएगा, मेंस में तो हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन ही आता है। तो मेंस में तो सारे चैप्टर का वेटेज के हिसाब से तो सभी बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग को सेल के रिगार्डिंग ही पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल की थ्योरी पढ़ना। तो पहले मैं पता होना चाहिए कि सेल का क्लासिफिकेशन, कितने तरह के सेल होते हैं, ठीक है ना। तो सेल को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी होती है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और सेकेंड कौन से होते हैं? तो नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक इसी में आता है बेटा। एक्चुअली सेकेंड कैटेगरी है फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सेल को 2 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं कि कोई भी सेल अगर होगा या तो इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप का होगा या वो फोटोवोल्टाइक सेल टाइप का होगा, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्दर 2 तरह से डिफाइन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो आपके गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अच्छा, सेल अगर हम लोग आपसे बिल्कुल सिंपल सी बात बोले कि सेल की डिफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज सेल, है ना। अगर हम लोग सेल की बात करें तो सेल को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, फिजिक्स में भी आप लोग थोड़ा पढ़ते ही सेल के बैटरी के बारे में। A device which converts chemical energy to electrical energy. हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सेल, और अगर बिल्कुल बेसिक बात करें तो सेल एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एनर्जी को कन्वर्ट करती है ना। मेनली केमिकल एनर्जी आप देखोगे कि किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। और सेल एक पर्टिकुलर ईएमएफ जनरेट करता है, ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। कोई भी सेल है तो उसका एक नेट आउटपुट होता है कि जैसे एक छोटा सा बैटरी, जैसे आपके मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी होती है, तो उसका भी आप कभी बैटरी निकाल के देखिएगा, उसमें लिखा रहता है कि इतने वोल्ट की बैटरी है ना। कितने वोल्ट की होती है मोबाइल, ठीक है। तो 12 वोल्ट बहुत ज्यादा हो गया। 12 वोल्ट तो इन्वर्टर का बैटरी होता है ना, वो 12 वोल्ट, 1 वोल्ट है। हाँ, तो नियरली शायद आजकल बहुत तरह के मोबाइल, सर 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, अच्छा खोल के देख।
खोल के दिखा रहे हैं। हाँ नहीं सही है। तो हर एक सेल का एक नेट ईएमएफ होता है और बोलते हैं कि सेल के लिए क्लोज सर्किट का होना बहुत जरूरी। अब जैसे सेल की बैटरी निकाल के बाहर रखती है तो किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर सेल किसी क्लोज सर्किट में कनेक्ट होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करा पाएगा, कंडक्शन करा पाएगा। तो ये भी हो सकता है सेल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ क्लोज्ड सर्किट, है ना। सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा जैसे आप लोग फिजिक्स में तो खूब ऐसे पढ़ते हो, जैसे मान लो कि एक ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को ऐसे ही दिखाते हैं और सेल को दिखाने के लिए हम लोग दो डंडियां बना देते हैं, दो लाइन बनाते हैं, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। तो क्या होती बड़ी डंडी क्या होती, छोटी डंडी क्या होती? बड़ी वाली पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल। ये बात आपने बताई बिल्कुल सही। जो लॉन्गर लेंथ वाली दिखा देते हैं बड़ी डंडी, ये एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अच्छा फिजिक्स में तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इससे पॉजिटिव टर्मिनल से आई मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इधर से निकलेगी इधर जाएगी, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, करंट से उल्टी होती सर। तो ये सब बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। अब हम लोग ये सर्किट की बातें नहीं करने वाले हैं, खासकर केमिस्ट्री में हमें ये बात करनी कि जो ये दो डंडी बना देते हैं तो दो डंडी के अंदर का खेल समझना है कि दो डंडी के अंदर मतलब सेल के अंदर ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती है जिससे वो एक पर्टिकुलर ईएमएफ जनरेट करता है। कुछ तो अंदर खेल चल रहा होता है। ठीक है। वो कौन सी रिएक्शन है, वो कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। बड़ी वाली डंडी मतलब एनोड पे कौन सी हाफ रिएक्शन चल रही होती है, छोटी वाली डंडी में कौन सी हाफ रिएक्शन चल रही। तो यहाँ पे हमें सेल के अंदर जाके माइक्रो लेवल पे बात करनी कि सेल के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, कैसे ईएमएफ सेल प्रोड्यूस करते हैं, है ना, कैसे वो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला काम केमिस्ट्री में करना है। उसके बाहर क्या होता है वो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। बात समझा रही है? तो सेल कैसे ईएमएफ जनरेट कर रहा है वो सारा मैकेनिज्म वाला पार्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। जैसे अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो टाइप में, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इनको पहले समझ लेते हैं क्योंकि मेन जो फोकस रहेगा हम लोग का वो गैल्वेनिक सेल पे ही रहेगा, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है सिलेबस में, ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन शुरुआत में गैल्वेनिक सेल से पाला पढ़ना हम लोगों को। तो गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं देखिए, तो हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो गैल्वेनिक सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, किस एनर्जी को किसमें कोई भी सेल वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी को किसी दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। सेल का मेन फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को दूसरे पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो गैल्वेनिक सेल होते हैं ये किस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। तो यही इसका मेन फंक्शन है। इट कन्वर्ट, ये लिख लीजिएगा आप, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल का यही मेन फंक्शन होता है। गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। बोलो भाई, तुषार समझ में आ रहा है? गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा ये कन्वर्जन होता किसके थ्रू है, तो ये जितने भी कन्वर्जन होते हैं वो किसी रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू चल रहा होता है। मतलब हर सेल के अंदर एक ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है ना, और उसके थ्रू ये एनर्जी के कन्वर्जन टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं, है ना। तो इसमें क्या कौन सी कैसी रिएक्शन होती है, तो देखो लिखा हुआ नीचे, केमिकल रिएक्शन अकर इन गैल्वेनिक सेल और रिडॉक्स रिएक्शन। बोलते हैं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स का मतलब नाम ही पढ़ के आप समझ गए होंगे कि रिड प्लस ऑफ, रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। अच्छा फिर आपसे और कोई डिटेल पूछे कि रिडक्शन कहाँ हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा होता है, तो ये लिख लो, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एनोड इलेक्ट्रोड पे, है ना। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा होता है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ हो रहा होता है, कैथोड पे। तो इस चीज को भी ऐड कर लीजिए
एनोड इलेक्ट्रोड जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वहां पे एनोड पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन चल रही होती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और कैथोड इलेक्ट्रोड या कैथोड प्लेट पे हमेशा रिडक्शन की हाफ रिएक्शन अकर होती है। तो ये फिक्स है ना, ये बात जो है वो फिक्स है। कोई भी गैल्वेनिक सेल है होगा तो एनोड में हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और उन दोनों हाफ रिएक्शन को जब हम लोग ऐड कर दिया करेंगे तो हमें एक ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया A + B = C + D बनना है ना, है ना। इसी टाइप की एक मिलेगी आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन। वो कैसे मिलेगी, वो एनोड में होने वाली जो ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है वो कैथोड में होने रिडक्शन, इन दोनों को ऐड करने पे मिला है, ठीक है। अच्छा, और इस रिएक्शन की खास बात है कि गैल्वेनिक सेल में जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन चल रही होगी उसका डेल्टा जी कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। और ये थर्मो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि किसी रिएक्शन का डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे हो रही होती है, स्पॉन्टेनियस फिजिबल होती है, स्पॉन्टेनियसली अकर हो रही होती है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो सेल हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा, ठीक है। तो अगर A + B = C + D बन रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे स्पॉन्टेनियसली अकर हो रही है, स्पॉन्टेनियस स्वतः अकर हो रही है। इसको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट वगैरह की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही होगी, ऑटोमेटिक ये रिएक्टिव प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस में के लिए थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन अकर हो रही होती है, अगर वो सेल वर्किंग कंडीशन में है, डेड नहीं पड़ा हुआ है, तो उसका डेल्टा जी हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव होता है। तो ये अभी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल ये लिखे हुए गैल्वेनिक सेल के, ऐसे लेड स्टोरेज बैटरी है ना, ये एग्जांपल है। निकल कैडमियम बैटरी हम लोग अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये आपके एग्जांपल है किसके, ड्राई सेल के, तो सॉरी गैल्वेनिक सेल है ना, ड्राई सेल तो उसका एग्जांपल है। लेड स्टोरेज बैटरी समझ, ये इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, ठीक है। तो ये बहुत बिल्कुल बेसिक बात अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग डिटेल में इनका पूरा फंक्शन समझेंगे कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे ये सेल वर्क करते हैं, है ना। ये सारी चीजें इस चैप्टर में यही पहले शुरुआत में सेल वाली थोड़ी पढ़नी है। सर, हाँ बोलो बेटा। सर NICD बैटरी ड्राई सेल क्या है? ये अलग अलग एग्जांपल है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, ये भी गैल्वेनिक सेल के कैटेगरी में आती है। ये जैसे घरों में आप लोग आपके घर में भी होगा, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है उसी को बोलते हैं ये लेड स्टोरेज बैटरी। निकैड बैटरी आजकल ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रही है। जैसे आप 2 व्हीलर चलाते हो, आपका कार होगी, कार चलाते हो तो कार में हॉर्न बजाते हो, पो है ना, उसमें आगे जो लाइट्स है वो जलाते हो, तो वो सब ऑपरेट किस बैटरी के हो रहे होते हैं, वो सारे फंक्शन निकैड बैटरी। आजकल 4 व्हीलर्स जितने हैं या 2 व्हीलर्स, आज से स्कूटी में छोटी बैटरी आपने देखी लगी होती है, वो भी निकैड बैटरी होती है। ये ज्यादा फेमस है, ये कॉम्पैक्ट होती है। हाँ, वो ड्राई सेल। टॉर्च में जो बैटरी लगती है तो वो भी ड्राई सेल का बड़ा रूप था। आजकल क्या है कि वही ड्राई सेल कॉम्पैक्ट छोटे रूप में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन है वो ड्राई सेल, ठीक है। फिर ड्राई सेल या आजकल वैसी घड़ियां थोड़ी कम ही लोग देखते हैं। आपने देखा होगा बटन टाइप के गोल बटन होते हैं, बटन सेल। तो बटन सेल भी एक तरह का वो गैल्वेनिक की सेल है, पर वो ड्राई सेल की कैटेगरी में आते हैं, है ना। और घड़ियों में बैटरी लगती है, सेल लगते हैं, वो सब ड्राई सेल। तो ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना। अभी बस बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। सेकंड, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या फंक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शन जस्ट अपोजिट होता है। गैल्वेनिक सेल का फंक्शन था वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, केमिकल एनर्जी, है ना। तो जस्ट उल्टा है। तो लिख लीजिए, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी। लेकिन थ्रू ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये बड़ी शानदार बात है कि ये किसी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू ये कन्वर्जन होता है। अब इसमें एक बात है, अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो स्वतः तो हो नहीं रही होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, तो अलग से आपको एक्सटर्नल एजेंट का यूज करना होगा, है ना। मतलब एक अलग से एक्सटर्नल सर्किट में कोई अलग से दूसरी बैटरी भी लगानी पड़ेगी अगर इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमें क्या कराना है? ऑपरेट कराना है, ठीक है। तो ये बोला था कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू ए नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें होने वाली रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, इसमें होने वाली रिएक्शन अपने आप स्वतः नहीं होगी, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। और इसीलिए बोला था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो होने वाली रिएक्शन होती है उनका डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। ये डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। ये डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है। थर्मोडायनेमिक्स में तीन मेन, पूरी थर्मो अगर समझनी है अच्छे से तो मेन उसमें तीन फंक्शन ही होते हैं, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसमें एक होता है डेल्टा जी, एक डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये तीन फंक्शन में पूरी थर्मो घूम रही होती है। तो डेल्टा एच तो एंथैल्पी होती है, लेकिन डेल्टा जी क्या होती है? ये इसको गिब्स ने एक्सप्लेन किया था इस टर्म को, तो गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और ये टर्म हमें ये बताता है कि कोई रिएक्शन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, है ना, वो हमें उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। और जिस रिएक्शन के डेल्टा जी निगेटिव होता है उसमें रिएक्टेंट आप मिलाओगे और बिल्कुल मस्त हो जाओ, चाय पीने चले जाओ, कुछ देर बाद प्रोडक्ट बना हुआ मिलेगा आपको। मतलब अलग से ना तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना है ना कुछ करना है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है। तो बहुत सारी लैब में रिएक्शन ऐसी होती है कि रिएक्टेंट मिलाओ अपने आप अकर होना शुरू हो जाती है। तो वो सब रिएक्शन उस गिवन टेम्परेचर या उन गिवन कंडीशंस पे क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। बहुत सी रिएक्शन ऐसे होती है कि आपने रिएक्टेंट मिला दिए, कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर आपको प्रॉपर हीट करना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो रिएक्शन होती है। तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन किसी पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाती है? स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक। तो ये है डेल्टा जी, जिनका पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। तो ये इसमें बोला। अच्छा, इसमें जो ये रिएक्शन जैसे A प्लस बी से C प्लस डी मैंने बनाया है, तो ये रिएक्शन मान लो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रही है, तो इसका अपना जो EMF है मान लो कुछ x वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये रिएक्शन कर, अच्छा, और ये अगर ये आपको रिएक्शन करानी है, मतलब प्रोसीड करानी है, तो आपको एक एक्सटर्नल बैटरी जोड़नी पड़ेगी पैरेलल में, और जिसका EMF उस रिएक्शन के EMF से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इस रिएक्शन का EMF है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन हो रही है, x वोल्ट, x वोल्ट, x कोई वैल्यू होगी, है ना, v फॉरवर्ड। तो ये ऐसा उसमें देखने को मिलेगा। एग्जांपल में कई तरह के एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस होता है ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जांपल है। जब हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे भी, जैसे आपको आयरन को रस्टिंग होने से बचाना है, सेव करना है, तो उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं, है ना। जैसे जिंक की कोटिंग कर दी तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। जैसे एक मेटल की सरफेस में किसी दूसरे मेटल की सरफेस को कोट कर दिया जाए तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कराया जाता है वो उसके ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू कराया जाता है ना। अच्छा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे उसी मेटलर्जी में, कि किसी मेटल की रिफाइनिंग करनी है। मेटल को मेटलर्जी में लास्ट में, मेटलर्जी में बहुत सारे स्टेजेस से मेटल को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होता है वो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए जो सेल यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ही इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कराई जाती है।
ठीक है, तो वो जब वहां पढ़ेंगे तो वहां तो और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक हम लोग अभी इसी चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मेटल की जो प्यूरिफिकेशन होता है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जब किसी मेटल को रिफाइन किया जाता है तो उसी को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो ये एग्जांपल हो गए किसके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। फोटोवोल्टाइक सेल क्या होते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल ऐसे सेल होते हैं जो सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आज की डेट में बहुत सारे आप एग्जांपल देखने मिलेंगे, बहुत सारे अपने आपकी सिटी में ही देखने मिल जाएगा कि घरों में ऊपर सोलर सेल लगा देते हैं लोग, है ना। तो काफी कुछ इलेक्ट्रिसिटी वो सनलाइट से जो आती है उसी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो बिजली का खर्चा काफी बच जाता है ना। तो सोलर सेल काफी ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में। तो वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल, है ना। और ये रिएक्शन ये भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है। एग्जांपल में फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी काफी पॉपुलर है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी फोटोवोल्टाइक सेल की कैटेगरी में आते हैं, बट इनका डिटेल हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में इनको पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चैप्टर में देखोगे तो पूरा चैप्टर गैल्वेनिक मतलब कि सेल की थ्योरी में या तो गैल्वेनिक सेल पढ़ना है या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है। ठीक है, इनका डिटेल नहीं है, इनमें आपको पीएचडी नहीं करनी है। पीएचडी हम लोग इसमें करेंगे, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो बात आई समझ में? आगे सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल नोट करिए। तो ये भी बस हम लोग अभी क्लासिफिकेशन को समझ रहे थे। ठीक है, तो मेन क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक आपका हो गया गैल्वेनिक सेल, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक। गैल्वेनिक सेल का क्या फंक्शन होता है, हाँ, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाँ जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रोलिटिक को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल, है ना। फोटोवोल्टाइक सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, चलिए फिर आगे। अब देखिए ये सारा जो सेल की थ्योरी है, अगर एक इसको सेकंड के लिए बहुत ऊपर अच्छे कर से दीजिएगा। एक्सप्लेन करना है, हाँ बोलो बेटा। एक सेकंड ऊपर कर दीजिएगा। हाँ, ये देखो जितना भी सेल का थ्योरी अगर उसको ये आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको ये छोटे टर्म्स कुछ पहले क्लियर होने चाहिए। जैसे सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेल है बिना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आप उसके वर्किंग को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो ये सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लाइट चली गई क्या, तभी इतना अंधेरा है कि अंधेरे में तो नहीं बैठे थे आप लोग, ऐसे जब मतलब आया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लाइट जल गई? अच्छा, चली गई है। नहीं देखो, अगर कोई ऑन करना तो कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले से क्लोज हो सकता है, तो अंधेरा लग रहा हो आपको। हाँ अच्छा, नहीं मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होगी देखने। हाँ पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था, अब नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा तो बंद कर लो वो, आप लोग अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से करो। पंखों की जरूरत नहीं, देख कुछ ना कुछ पंखे इनके चल जाएंगे। है ना, चलो चलो, अब पूरा थिएटर वाली फीलिंग आ रही है।
चलो अच्छा देखो, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले समझते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लिया गया, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है। हर एक मेटल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। उसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग, तो आप उस पहले जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसकी एक प्लेट लेंगे, उसकी प्लेट दिखाई गई है। ये प्लेट सामने से देख रहे हैं तो रेक्टेंगुलर दिख रही, लेकिन एक्चुअली है वो सिलिंड्रिकल टाइप की, ऐसी है, ठीक है। लेकिन उसका फ्रंट व्यू है तो आप उसको रेक्टेंगुलर दिखा दिया, मतलब अच्छी खासी थिक प्लेट है ना। और यहाँ पे जिंक का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन हो रहा है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो जिंक के अलावा और कोई मेटल होगा तो उसके लिए वही कहानी एप्लीकेबल होगी। तो जिंक की प्लेट अपन लोग ले रहे हैं, है ना। और अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे एराइज होगा उसको समझना है, तो बोला जाता है कि जिस मेटल की प्लेट है आपको उसी मेटल के किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर देना है ना। हाँ, वो सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, जिंक की प्लेट को जिंक के ही सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। जिंक सल्फेट वाटर सॉल्युबल होता है, उसी के एक्वा सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होने लगता है। तो वो होता क्या है कि ये जिंक की प्लेट में आपको देखो ये छोटे छोटे एटम दिखाए गए हैं। ये एक्चुअली जिंक की प्लेट ना जाने कितने जिंक एटम से मिलकर बनी हुई है ना। बोलो भाई, ये कुछ यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ, ऐसे एवोगैड्रो के नंबर पे मल्टीपल में होंगे जिंक एटम, है ना। कुछ आपको बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और होता क्या है कि जिंक की प्लेट को जैसे ही जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये जिंक एटम स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। ये जो जिंक एटम है वो निकल निकल के बाहर आने लगते हैं और ये जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। और जैसे ही बाहर आएंगे तो बाहर क्या है, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मतलब वाटर, यहाँ सॉल्वेंट है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से क्या करेंगे, सराउंड भी कर लेंगे। तो उसकी फेस क्या हो जाएगी, एक्वस हो जाएगी। उसकी फेस क्या हो जाएगी, मतलब वो आयन हाइड्रेट हो जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल कहेंगे आ गया आ गया आ गया, है ना। मतलब वो जिंक आयन जो आया उसको चारों तरफ से, उस वाटर में 2 टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव। तो निगेटिव टर्मिनल की तरफ से वो वाटर के मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे जाकर एडजॉर्ब हो जाएंगे, जिससे वो जिंक आयन हाइड्रेटेड होने लगेंगे। जब भी कोई आयन पानी के अंदर हाइड्रेटेड होता है उसकी फेस एक्वस लिख दी जाती है, तभी जिंक आयन के नीचे एक्वस छोटा सा AQ लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे यही हो रहा होगा कि जिंक प्लेट में बेटा जो जिंक एटम है वो निकल निकल के बाहर आ रहे होंगे और वो जिंक 2+ आयन, अच्छा जिंक 2 में क्यों, क्योंकि जिंक 2+ में D10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, तो इसकी स्टेबल वैलेंसी जिंक की 2 ही होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 ही होती है। तो ये जिंक 2+ में आपके आने शुरू हो जाएंगे। और एक तरह से देखा है तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो 2 तरह की सिचुएशन होती है, कुछ मेटल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो वो ऑक्सीडाइज होने, जैसे जिंक के लिए बोलते हैं जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी से ज्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन डिप करने पे उल्टा क्या होने लगते हैं, रिड्यूस भी होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक के केस में देखा जाए तो जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अच्छा होता है यहाँ पे रिएक्शन अगर लिखें कि इस इलेक्ट्रोड में रिएक्शन कौन सी हुई, जिंक सॉलिड को जैसे ही मैंने जिंक सल्फेट डिप किया तो वो क्या होने लगा, जिंक 2+ में आ गया। हाँ, तो जिंक 2+, लेकिन उसकी फेस हम लोग लिखेंगे एक्वस। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन भी तो लॉस हुए होंगे, अगर 1 मोल जिंक 2+ में जा रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन भी लॉस हुए होंगे, है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कोई बता सकते हो? जिंक आयन तो कूद के बाहर आ गए, है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन कभी सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन भी उसने लॉस किए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस तक ही सीमित रहेंगे। उनकी लक्ष्मण रेखा जो है ना वो मेटल की प्लेट, जैसे मान लो जिंक की प्लेट है तो सरफेस तक ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे, सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। आयन तो बाहर आ गया, सॉल्युबल फेस में आ गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस तक ही सीमित रहेंगे। तो देखो इस वजह से हुआ क्या क्या फर्क पड़ा, इलेक्ट्रॉन रह गए सरफेस पे लेकिन आयन आ गए बाहर।
तो हो गया क्या, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज एक्सेस में आने लगेगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके प्लेट पे ही रहेगा लेकिन उसका जो कटायन है ना, वो बाहर आ गया। तो ये आपकी प्लेट जो होगी, जिंक की प्लेट, वो निगेटिवली चार्ज होने लगेगी। जिंक बाहर आ जाता है क्या प्लेट से? हाँ, जिंक प्लेट से बाहर आ जाता है। प्लेट रहेगी तो कम हो जाएगी। अब यही चीज समझनी है हम लोग को। एक ये डाउट आता है कि सर ये सब जिंक एटम अगर बाहर आ जाएंगे तो प्लेट कुछ समय बाद पिघल जाएगी, प्लेट बचेगी नहीं। लेकिन ऐसा होने में हम लोग की जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, तब उसके बाद हो सकता है। उसका रीजन ये है कि देखो, अगर आप एक मोल मतलब 65 ग्राम जिंक भी ले रहे हैं, अगर उस प्लेट में 65 ग्राम जिंक है, एक मोल भी, तो भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर जिंक एटम होंगे। Na नंबर बहुत बड़ा नंबर है, 6 × 10⁻23। इसको आप ऐसे फील कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट जब हम लोग 11th पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ते हैं आईटीसी, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और रेजोनेंस में जो बुकलेट दी जाती है आईटीसी को, उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने करा होगा। उसमें क्वेश्चन ये कि एक किसी बंदे को वो एक कोई बंदा है, वो दानवीर कण से भी बहुत बड़ा दानवीर है, और वो कर क्या रहा है, वो 1 सेकंड में, आपने पढ़ा होगा, 1 सेकंड में 10⁻10 गेहूं के दाने, व्हीट ग्रेन्स दान कर रहा है। तो उसमें पूछा गया ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो भी ईयर्स में बताना है। तो आप इसको जरा निकालो भाई, गेहूं के दाने एवोगैड्रो नंबर के बराबर 1 मोल है ना, और 1 सेकंड में कितने वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 10⁻10, 1 सेकंड में इतने बांट दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। चलो निकालते हैं, कितना समय लग गया, इतने सेकंड लगे। लेकिन अब जब ईयर में आप निकालोगे ना, तो डिवाइड बाई 60, फिर 60, फिर 24, फिर 365, तो ईयर में आएगा। और ये एक अच्छा खासा ईयर आएगा, ये है ना। कितना आता था, हाँ, मतलब कि उससे भी ज्यादा आता था, मतलब वो एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा ही समय आता था। तो एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर बहुत बड़ा नंबर है। ये जिंक आयन यहाँ मैं कुछ ही गिनती के दिखा पा रहा हूँ, यहाँ जरूर आपको लग रहा होगा एक समय आएगा तो ये प्लेट खाली हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने में एक्चुअली बहुत टाइम लगेगा, है ना। ऐसे तो फिर जितनी भी बैटरी है, जैसे आप आज मोबाइल लेके आए तो पता लगे अगले दिन भी बैटरी के अंदर का मसाला गायब, है ना। आप मोबाइल दोबारा चेंज करने जा रहे हैं, तो वो नहीं ऐसा हो सकता, उसको प्रैक्टिकली समझिए। तो जिंक की प्लेट पे धीरे धीरे कौन सा चार्ज आने लगेगा, बताइए, निगेटिव चार्ज आने लगेगा, है ना। अच्छा भाई, सर अब हाँ बोलो ना। सर 10⁻16 ईयर लग जाएंगे। 10⁻16 ईयर्स है, हाँ नहीं सेकंड तो 10⁻13 है, तो ईयर तो कम ही आएगा। सर, डिवाइड करके देखा कैलकुलेटर से। इसको देखना, 10⁻16 तो ज्यादा हो गया, 13 से तो 10⁻13 से तो कम ही आएगा, ठीक है। तो अब कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। अब देखो इसके आगे कहानी समझो। वो जिंक के गए थे, वो क्या करते हैं, इस प्लेट के चारों तरफ लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब जो जिंक आयन जो बाहर निकले हैं वो इसके चारों तरफ, वो जो आप प्लेट देख रहे हैं उसके चारों तरफ एक लेयर के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे, क्योंकि ये प्लेट एक्चुअली रेक्टेंगुलर नहीं है, ये एक्चुअली प्लेट सिलेंड्रिकल, तो उसको इस डायग्राम में समझे तो और क्लियर होगा कि इस सिलेंड्रिकल प्लेट पे, जिंक की प्लेट पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, निगेटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आने की वजह से। और उसके चारों तरफ जो जिंक 2+ आयन, मतलब जो जिंक आयन है, उन्होंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया, ये चारों तरफ एक लेयर बन गई बेटा, वो सब जिंक के ही आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग फिजिक्स में कैपेसिटर तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा इतना जानते होंगे, दो प्लेट के बीच में ऐसे एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, अगर उसको बहुत पास रख दे, बहुत कम दूरी पे है, तो पूरा एक सिस्टम कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, उसके बीच में एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है ना। और
कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं और सिलिंड्रिकल भी होते हैं। यहाँ पे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बन रहा है कि ये जो प्लेट है ये इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और उसके चारों तरफ जो जिंक आयन कलेक्ट हो रहे हैं लेयर के फॉर्म में, वो पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर बन रहा है और इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा जिसका एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर हम लोग वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो वही सेल का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो उस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्लेट ले रखी है वो जिंक की ले रखी है। बोलो भाई, अगर ये हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो ये इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है। ठीक है, बोलो इतनी बात आ रही समझ। अच्छा, ये जो दूसरी, इसमें एक तरह से देखा जाए तो दो लेयर है, एक आपकी फिक्स्ड लेयर होती है और दूसरी डिफ्यूज्ड लेयर होती है ना, क्योंकि जो चारों तरफ जो लेयर बन रही है वो आयंस से मिलकर बन रही है। तो आयंस वाली लेयर डिफ्यूज्ड लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं थ्योरी में, डिफ्यूज्ड लेयर, या इसको मोबाइल लेयर भी बोल दिया जाता है, मोबाइल लेयर। ठीक है, और लेकिन ये जिंक की प्लेट पे जो निगेटिव चार्ज आ रहा है तो जिंक की सरफेस जो है वो तो फिक्स्ड है, उसको बोलेंगे फिक्स्ड लेयर है। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एनालाइज हो रहा है, उसी को थ्योरी में क्या नाम दे दिया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जिंक की मेटल की जो प्लेट की सरफेस है बेटा, जिसपे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये फिक्स्ड लेयर है। और जो आयन से मिलकर एक लेयर और एक बन रही है उसी के चारों तरफ, वो मोबाइल लेयर है। वो आयंस, अच्छा उसको मोबाइल लेयर क्यों बोल रहे हैं, ये बात भी समझ लीजिए। हाँ, वो आयंस, एक आयन जैसे मान लो एक ये जिंक आयन बैठा हुआ है, तो ये नहीं कि परमानेंट बैठा हुआ है, कोई पीछे से दौड़ता हुआ दूसरा जिंक आयन आएगा, उससे साथ अगर कोलाइड कर गया, इफेक्टिव कोलिजन दे दिया, तो वो उसकी जगह बैठ जाएगा और वो जो बैठा हुआ था वो कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे खो खो गेम नहीं होता है कि पीछे से कोई दौड़ के खो किया तो जो बैठा है वो दौड़ना शुरू कर दिया, वो उसकी जगह बैठ गया। तो ऐसे ही हो रहा है कि जो चारों तरफ लेयर बनाए हुए, अगर कोई सॉल्यूशन में और भी जिंक आयन होंगे जो लेयर नहीं बना रहे होंगे, तो अगर वो आके कोलाइड होगा, एक इफेक्टिव कोलिजन दिया, तो वो उसकी जगह बन ले लेगा और वो आयन निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो वो आयंस परमानेंट नहीं होते, फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर इंटरचेंज भी हो सकते हैं सॉल्यूशन के आयन के साथ, इसलिए उस लेयर को डिफ्यूज्ड लेयर या मोबाइल लेयर बोला जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई जिंक आयन आया वो लेयर ही तोड़ दी पूरी, अब वो उस आयन की जगह ले लेगा जिंक आयन, जो बैठा तो वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। एक दिन डिस्प्लेसमेंट टाइप का भी कंटिन्यूअसली हो रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना, बोलो भाई। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक सिंबल दिया गया है कैपिटल ई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हमने जिंक के रिस्पेक्ट में निकाला है, और जिंक की हाफ सेल रिएक्शन में जो हो क्या रहा है, जिंक किसमें जा रहा है, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में आ रहा है ना। तो इसका नोटेशन ऐसा लिखा जाएगा, इसका ई में जो भी आएगा उसको ऐसे लिखेंगे थ्योरी में, जिंक लिख देंगे उस सबस्क्रिप्ट में, देखो ई लिख दिया गया सब जिंक, और वो जिस भी ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो रहा होगा है ना, यहाँ जिंक 2+ में आ रहा है वो लिख देंगे, और ये वैल्यू जो भी होगी वो आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी, वो याद नहीं करना होता है। ठीक है, वो 0.65 वोल्ट होती है जिंक के केस में। ठीक है ना, बोलो। तो ये उस मेटल का बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये उस मेटल का क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बात क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी दो तरह से अभी हम लोग आगे फर्दर क्लासिफाई कर देंगे। एक होता है जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कई बार ई के ऊपर नॉट लगा दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको भी समझिए। देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐसे समझिए कि अच्छा, ये निकालते समय टेम्परेचर फिक्स रखा जाता है,
पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं तो वो 25 डिग्री सेल्सियस में ही निकाला जाता है 298 केल्विन में। लेकिन जिस समय आप कैलकुलेट कर रहे हो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जो आपका एक्वस आयन है आपने उसका मोलरिटी या कंसंट्रेशन कितना ले रखा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है कि जनरल पोटेंशियल है। देखो वो ऊपर मैंने यहाँ पर जो सेल तैयार किया था उसमें एक चीज आपने गौर नहीं करी होगी, मैंने जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट में तो डिप किया, लेकिन जिंक सल्फेट का मोलरिटी कितना लिया था, 1 मोलर लिया है। इसका मतलब ये इससे आने वाले जो जिंक आयन सॉल्यूशन में आ रहे होंगे, जिंक आयन जो सॉल्यूशन में आ रहे होंगे उनका कंसंट्रेशन भी कितना होगा, 1 मोलर होगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि अगर ये जो ईएमएफ हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। 3 फैक्टर होते हैं, अभी आगे शायद ये अगला पॉइंट यही है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है ईएमएफ की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोड की। कौन से 3 फैक्टर, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा उस इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले जो आयन है एक्वस आयन उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और तीसरा अगर कोई गैस इन्वॉल्व है उस सेल के प्रिपरेशन में तो गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब जिंक के केस में तो कोई गैस नहीं है खैर, है ना, लेकिन यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर हम लोग फिक्स ही कर लेते हैं। ईएमएफ केमिस्ट्री में ईएमएफ डिफाइंड ही 25 पे होता है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो ईएमएफ हमेशा 25 पे निकाला जा रहा होगा, भले ही वो स्टैंडर्ड हो या फिर जनरल ईएमएफ हो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये डिपेंड कर जाता है किस पे, कंसंट्रेशन पे। तो जैसे मैंने यहाँ 1 मोलर ले लिया जिंक सल्फेट का, और 1 मोलर कंसंट्रेशन लेकर मैंने सेल का कंस्ट्रक्शन किया, तो इस सिचुएशन में जो उसका ई नॉट आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा, और उसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, वो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, है ना। लेकिन वही जिंक इलेक्ट्रोड अगर मैं भैया बोला जाओ जिंक का निकालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लैब में जाके, तो इनको देके जिंक की प्लेट दे दी, जिंक का सॉल्यूशन ले लिया, मैंने इनको 1 मोलर दिया, इनको लालच आ गया, इन्होंने थोड़ा उसमें मैंने पुड़िया में जिंक सल्फेट और दे दिया कि जरूरत पर डाल देना, तो इन्होंने थोड़ा जिंक उसमें और भर दिया, उन्होंने 1 मोलर से बढ़ा दिया कंसंट्रेशन, कुछ भी कर दिया 2 मोलर 5 मोलर। तो उस सिचुएशन में जब वो सेल बनाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो वो उसका जनरल ईएमएफ बोला जाएगा, वो जितना कंसंट्रेशन इन्होंने तैयार किया उस कंसंट्रेशन पे डिफाइंड होगा, है ना। इनको दिया तुषार, इन्होंने क्या किया, 1 मोलर था पानी उड़ेल दिया उसमें और उसको कम कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, 0.1 बना दिया। तो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन आप जैसे ही करेंगे जिंक का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वो ईएमएफ की वैल्यू बदल के आएगी, अब की वो उतनी ही नहीं आएगी, ई नॉट के बराबर नहीं आएगी, ई नॉट तो एक फिक्स वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बदलने पे ईएमएफ बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और 1 मोलर के अलावा आप किसी भी कंसंट्रेशन पे निकालेंगे तो वो वाला पोटेंशियल कौन सा कहलाएगा, जनरल ईएमएफ, है ना, उसमें नॉट नहीं लगाया जाता है, उसका तरीका ये। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री से निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें इक्वल नॉट सिंबल यूज कर देंगे। लेकिन 1 मोलर के अलावा आपने कुछ भी ले लिया, कम ले लिया, ज्यादा ले लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 मत लेना, तो फिर वो ईएमएफ आपका क्या कहलाएगा, ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, उसमें फिर नॉट नहीं लगाएंगे उसके सिंबल में, है ना, ई के रिप्रेजेंटेशन में ई के ऊपर नॉट नहीं शो किया जाएगा। बोलो आई ये बात समझे। करेगा, लेकिन अब वही कि यहाँ पे जो एग्जांपल अभी लिया हुआ है मैंने उसमें कोई गैस नहीं है, अगर से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड या अगर गैसों का भी पढ़ेंगे आगे तो वहां पे प्रेशर पे डिपेंड करेगा, उसमें प्रेशर 1 बार लेना होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर निकालना है गैस इलेक्ट्रोड का तो गैस का प्रेशर 1 बार रखना होगा, और अगर 1 बार के अलावा कुछ भी ले लो तो फिर वो जनरली में होता है ना। क्लियर है ना, बोलो भाई। सर 1 मिनट ऊपर कर। तो ये एक बात यहाँ पे और क्लियर हो गई होगी आपको कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको 2 तरह से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्सप्रेस किया करेंगे। कई बार जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से
एक्सप्रेस किया, उसमें नॉट नहीं लगाए, उसकी पहचान ये होगी कि नॉट नहीं लगा होगा, तो समझ लेना कि वो किसी गिवन कंसंट्रेशन पे मेजर की गई है, और नॉट लग गया मतलब वो 1 मोलर कंसंट्रेशन पे निकाला गया। ठीक है, उसमें जो भी आयन है सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस आयन, उनका कंसंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन किया गया। ठीक है, तो साथ क्लियर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग दो तरह से और एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, ये तो उसके हो गया कि नोटेशन के रिस्पेक्ट में, कि स्टैंडर्ड हो गया और जनरल हो गया, लेकिन उसके लिखने के तरीके के बेसिस पे कैसे इसको लिखा जा रहा है, उसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लिख लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सेकेंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर थ्योरी में कभी भी लिख कर आपको दिया जाए तो उसको भी दो तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका दो है। या तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में वो आपको लिख के देगा, या फिर आपको रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लिख के देगा। किसी भी मेटल का पोटेंशियल दो में से किसी एक तरीके से लिखकर दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों में सिंपल सी बात है। देखो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में वो एक्सप्रेस कर रहा होगा, इसको शॉर्ट में ओपी भी बोल सकते हैं और इसको आरपी। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बोलेंगे जब मेटल जो होगा अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, मतलब उसकी हाफ रिएक्शन जब आप लिखें, है ना, और अगर ऐसी कुछ हाफ रिएक्शन है कि मेटल सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर मेटल के किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है और कुछ n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो वो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ई लिख देंगे, ठीक है, और पहले मेटल का नाम जो भी सिंबल होगा वो लिख देंगे, ऑब्लिक वो जिस भी आयन में जा रहा होगा वो लिख देंगे। तो इसको पहचानने का तरीका यही होगा कि आप देख लेना कि भैया मेटल यहाँ 0 में बैठा हुआ है और फाइनली वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, N+ में, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है ना, 0 से किसी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका पोटेंशियल वो कुछ लिख के देगा, जैसे मैंने मान लिया कि कुछ x वोल्ट लिख के दिया है, तो x वोल्ट उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल, है ना। बोलो भाई, ये रीड करना आना चाहिए हम लोगों को। तो x वोल्ट जो है वो उस मेटल का क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन यही रिएक्शन अगर वो रिवर्स मैनर में लिख के दे दे कि मेटल आयन पहले लिख दें रिएक्टेंट साइड और वो कुछ n मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, n मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में, तो यहाँ पे वो मेटल क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा है ना, वो किसी अपनी हायर ऑक्सीडेशन नंबर में से किसमें आ रहा है, 0 में। तो इसे बोलेंगे कि ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल। इसको इस रिएक्शन को ऐसे ना लिख के ज्यादातर आपको शॉर्ट नोटेशन दिया जाएगा, कैपिटल ई लिख देगा और उसका आयन पहले लिख देगा मेटल का, ऑब्लिक साइन के बाद मेटल लिख देगा। तुम लोग देख के समझ जाएंगे, अच्छा ये उसका क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, आरपी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ये वैल्यू जो उसकी वैल्यू कुछ होगी वोल्ट में, लेकिन वो जो भी वैल्यू होगी वो उसके आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, बोलो भाई। जैसे जिंक के लिए लिखा गया, तो जिंक का अगर लिख गया ई और ऊपर नॉट भी लगा दिया और जिंक 0 से जा रहा है 2+ में, ठीक है, तो ये इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखो नॉट भी लगा, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये इसकी वैल्यू होती है 0.6 है, इसमें नॉट भी लगा है, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है, स्टैंडर्ड है। तो इसमें स्टैंडर्ड वर्ड और यूज कर लेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड।
ठीक है, या इसी को शॉर्ट में हम लोग बोल देंगे एसओपी। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देंगे? एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को एसओपी बोल देंगे। और अच्छा भाई है ना, जैसे कॉपर के लिए ऐसा लिख के दिया है, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए कॉपर 2+ आयन पहले लिखा है, कॉपर बाद में लिखा है, इसकी वैल्यू 0.34 है, तो ये क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड क्योंकि नॉट लगा हुआ, या इसको शॉर्ट में एसआरपी बोल देंगे। ठीक है, एसआरपी ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये रीड करना हम लोग को आना चाहिए। क्वेश्चन में कई बार हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है वो एसआरपी के फॉर्म में दिया है कि एसओपी के फॉर्म में दिया है ना। तो इसमें देखने का बस यही सबसे आसान तरीका है कि जो ये जो ई नॉट का जब वो सिंबल लिख के दे, तो जो स्पेसीज पहले लिख के दे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर देख लो क्या है, और वो फाइनली जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो समझ जाइए क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो बोलेंगे ओपी हो जाएगा। लेकिन नॉट लगा हो तो एस और एसओपी बोल देना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कॉपर में ऐसे 2 से 0 में जा रहा है, तो कॉपर बेटा रिड्यूस हो रहा है, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना? बोलो। फिर इसमें ये बताया उसने कि कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो ये मैंने आपको भी बताया था कि 3 ही फैक्टर होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसके सॉल्यूशन में आपने उस प्लेट को या उसकी रॉड को डिप किया है, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर जाता है। और तीसरा, अगर गैस इलेक्ट्रोड है, तीसरा पॉइंट केवल गैस इलेक्ट्रोड के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर कोई गैस इलेक्ट्रोड है, फॉर गैस इलेक्ट्रोड, तो फिर गैस के पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देते हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर हम लोग बदल दें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब ऐसे तो ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड ही निकाले अगर हम लोग, जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ का, तो इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, बोलो, है ना? किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाए तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि आप कोई भी टेम्परेचर पे निकालेंगे, टेम्परेचर बदलेंगे तो भी बदलेगा, कंसंट्रेशन बदलेंगे तो भी बदलेगा, है ना? जिंक में तो क्या गैस नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रोड की, बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, लेकिन उनमें से एक वैल्यू को स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिंप्लिसिटी। न्यूमेरिकल में सिंप्लिसिटी के लिए हर एक इलेक्ट्रोड का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फिक्स कर लिया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है। उसके लिए ये बोला था कि टेम्परेचर तो हमेशा सभी के लिए फिक्स कर लिया जाता है, ये तो आपको ऑलवेज कितना लेना है, 25। ठीक है, और कंसंट्रेशन अगर आप एग्जैक्टली 1 मोलर ले लेंगे, ठीक है, और अगर गैस का प्रेशर है वो 1 बार के बराबर ले लेंगे, तो इस सिचुएशन में जो भी पोटेंशियल आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, हाँ, तो ये अभी हम लोग डिस्कस किया था, तो नीचे ये लिखा भी होगा कि अगर आप टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, टेम्परेचर 25 या 298 लेना ही लेना है, इसको तो हमें चेंज सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए, है ना। इस टेम्परेचर को तो हम लोग पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी नहीं चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेशन में 25 ही लेना होगा। कंसंट्रेशन आयन का 1 मोलर लेंगे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, और अगर कोई गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार। तो उस सिचुएशन में उसका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एराइज होगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उस सिचुएशन में जो भी इसका पोटेंशियल डिफाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। और अगर 1 मोलर ना लेकर कुछ और ले लिया है तो फिर जो ईएमएफ आएगा उसका वो फिर ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, उसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है,
टेम्परेचर पे इसका रिलेशन क्या होता है? नट्स इक्वेशन में RT अपॉन NF, T न्यूमरेटर में आता है, लेकिन उसके बाहर माइनस साइन हो तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी तो E घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे EMF कम होता है। हाँ, ये भी नट्स इक्वेशन में आएगी कि टेम्परेचर से अगर रिलेट करें तो वो डायरेक्टली आएगा कि इनवर्सली। कंसंट्रेशन से भी अभी देखेंगे है ना कि वो कैसा एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी तो हम लोग बेसिक बात करें। अब देखो वही बात है कि E नॉट को दो तरह से लिखा जा सकता है किसी इलेक्ट्रोड के लिए, अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे ऊपर दो तरह से, में एक SRP एक SOP। ठीक है, एग्जांपल उसमें जिंक का ले लिया कि जिंक का SRP अगर कितना है -0.65 वोल्ट है ना, तो जिंक का SOP कितना लिखा हुआ है प्लस का जिंक 0.65। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक इलेक्ट्रोड का SRP का वैल्यू और उसी सेम इलेक्ट्रोड का SOP के वैल्यू पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन साइन अपोजिट हो जाता है। इसका रीजन क्या होगा बता सकते हो? जिनका SRP -0.65 है, SOP प्लस के हो गया। हाँ, क्योंकि हाफ रिएक्शन ही पलट गई, रिवर्स हो गई। देखो SRP के रिस्पेक्ट में हाफ रिएक्शन होगी, जिंक प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बना रहा है। ठीक है, SRP के रिस्पेक्ट में ये हाफ रिएक्शन है, लेकिन जिंक का ही SOP में आप देखिए उसकी हाफ रिएक्शन ही रिवर्स हो गई। इसमें जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ आयन में। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है ना। और यहाँ पे जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बना रहा है, तो पूरी हाफ रिएक्शन रिवर्स हो रही है। अगर रिएक्शन रिवर्स होगी तो उसका E का साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोसेस जस्ट अपोजिट है। यहाँ रिडक्शन हो रहा है जिंक आयन का, तो वहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ना ऐसा नहीं है, वो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल से ऊपर बैठा हुआ है इसलिए इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव नीचे वालों का पॉजिटिव भी हो सकता है ना। वो मैंने एग्जांपल जिंक का लिया है इसलिए उसका नेगेटिव, लेकिन ये कहना सही नहीं कि सभी का नेगेटिव है। वो तो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्लियर होगा कि SRP SOP पॉजिटिव भी होता है और डिफरेंट मेटल में देखेंगे कई बार नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं फॉर सेम इलेक्ट्रोड। अगर सेम इलेक्ट्रोड की बात हो रही हो तो सेम इलेक्ट्रोड का जो SRP होता है वो उसके SOP वैल्यू के क्या होता है? निगेटिव साइन के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो। हाँ, चाहो तो E भी लिख लो, उससे क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि SRP वैल्यू SOP वैल्यू के क्या होती है? निगेटिव साइन के बराबर होती है। अब वो इलेक्ट्रोड लेकिन सेम होगा तभी ऐसा हम लोग बोल पाएंगे, है ना। और सेम इलेक्ट्रोड, तो सेम इलेक्ट्रोड के लिए SRP वैल्यू उसके SOP वैल्यू के निगेटिव साइन के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड ही अगर अलग अलग है तो फिर ऐसा भी नहीं, उसमें तो मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड सेम तभी होगा। अब इसमें देखो एक सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ये प्रैक्टिस करा देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको हमेशा किसी इलेक्ट्रोड का, आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे अगले स्टेप में गैल्वेनिक सेल में पहुंचने वाले, तो वहां पे हम लोग को SRP SOP वैल्यूज क्वेश्चन में दी जाएंगी। और अगर आपने ये पहचानना सीख लिया कि जो वैल्यू दी है वो SRP के फॉर्म में दी है SOP फॉर्म में, तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है। ज्यादातर बच्चे इसी में गलत कर देते हैं कि वो ये नहीं पहचान पाते कि SRP SOP, या वो जल्दीबाजी में SRP को SOP समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, पूरे आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन देखो मैंने क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द SRP एंड SOP वैल्यूज इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। कुछ इलेक्ट्रोड लिखे, इनमें बस हम लोग को ये पहचानने को बोला जा रहा है कि वो इलेक्ट्रोड SRP की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि SOP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
और साथ ही साथ आल्सो राइट हाफ सेल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, वो भी आपसे बोला जा रहा है कि आपको हाफ सेल रिएक्शन भी लिखनी है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे पहला ये, चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। कौन बताएगा, चलो आप बताओ। पहला वाला, इसमें ये एसआरपी को रिप्रेजेंट कर रहा है या एसओपी को? एसओपी है, ठीक। कैसे जाने? हाँ, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए सभी को कि जिंक, सॉरी यहाँ टिन है, सॉरी ई नॉट लग गया मतलब स्टैंडर्ड हो गया। अब टिन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर साइड देखो, लेफ्ट साइड 0 है, और ऑब्लिक के बाद वो जिस आयन में कन्वर्ट हो रहा है वो 2+ में जा रहा है। इट मींस जिंक टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही पहचानना है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो भी आपको लिख के दी हो गई होगी, ठीक है, मान लो कुछ x वोल्ट लिख के दी गई होगी, वो उसके एसओपी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। वो टिन के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब हाँ, इसकी हाफ रिएक्शन भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लोग को गैल्वेनिक का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हाफ सेल रिएक्शन लिख के फिर ऐड करके कंप्लीट रिएक्शन बनानी होती है, 1 नंबर पूरा उसी बात का होता है। तो जैसे अगर अभी हम लोग तो केवल हाफ सेल ही लिखेंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, तो इसमें हाफ सेल में बताओ, आप बताओ क्या लिखे रिएक्शन? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। रिएक्टेंट साइड SN और मेटल की, हाँ फेस जरूर लिखिएगा आप लोग, जैसे मेटल है तो सॉलिड लिखिएगा, हाँ। और SN2+ एक्वस और 2 मोल, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑब्लिक साइन हम लोग यूज करते हैं इसका भी मीनिंग होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो ऐसे नहीं ऑब्लिक साइन यूज करते हैं, ये कोई बता सकता है ये क्या, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? हाँ, ये कन्वर्जन में फेस ट्रांजिशन को दर्शा रहा है, क्योंकि इस देखो ऑब्लिक साइन तभी लगाएंगे, जैसे देखो टिन की फेस क्या है, सॉलिड, लेकिन वो कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में, सॉलिड से एक्वस पूरा फेस ट्रांजिशन हो गया, है ना। अगर वो सॉलिड से सॉलिड ही जा रहा होता तो वो ऑब्लिक साइन नहीं लगते, कॉमा लगाते वहां पे। तो सेल के नोटेशन में या ईएमएफ के नोटेशन में कई बार आपको ऑब्लिक साइन लगा हुआ दिखेगा, कई बार कॉमा लगा हुआ। कॉमा में फेस नहीं चेंज, जैसे देखो अगर ये ऐसा कुछ होता, सपोज अगर ये कुछ ऐसा होता SN2+ ऑब्लिक SN4+, है ना, तो SN2+ भी एक्वस, SN4+ भी एक्वस, यहाँ फेस ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्लिक लगाना सही नहीं माना जाता है, ठीक है। आल्दो हो सकता है कई बार क्वेश्चन में जबरदस्ती लगा के दे दिया जाए, लेकिन ये जो रूल है वो बता रहा हूँ। फिर उस जगह क्या लगाया जाएगा? सर ऑब्लिक होता है कि सब सीधी लाइन बीच में खींचती है? देखो बेटा, वैसे ये ऑब्लिक होता है ये साइन, लेकिन वही बात है, आपको कई जैसे अपनी रेजोनेंस की सीट में भी आप देखोगे ऐसे सीधी लाइन खींच देते हैं। वो सीधी लाइन इसलिए खींच दी जाती है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर उसको पता ही नहीं होता है कि ऑब्लिक का अलग मतलब है, सीधी लाइन का अलग मतलब है। कई जगह उसने रास्ता फैलाया है ना, कई जगह आपको, या आप इस अपनी एनसीईआरटी वाली, एनसीईआरटी तब भी सही लिखा है इसमें, ठीक है। तो फेस जो ऑब्लिक वाली साइन है वो फेस, क्या लिक्विड से गैस या लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड इसमें भी लगाते हैं, तो जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड फेस ट्रांजिशन नहीं है कि नहीं, पूछ रहे तो क्यों नहीं लगाएंगे? सॉलिड से लिक्विड फेस है, सॉलिड से एक्वस फेस ट्रांजिशन, सॉलिड से गैस फेस ट्रांजिशन, लेकिन गैस से गैस नहीं फेस ट्रांजिशन, एक्वस से एक्वस तो नहीं। वैसे कभी सॉलिड से सॉलिड केस मिलेगा नहीं हम लोग को, सॉलिड से सॉलिड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नहीं मिलेगा। और सॉलिड के केस में ये भी पढ़ते हैं हम लोग, ईच सॉलिड हैव डिफरेंट फेस, ये हम लोग केमिकल इक्विटी में पढ़े थे, हर सॉलिड की अलग फेस मानी जाती है मिक्सचर में। तो अगर सॉलिड से सॉलिड में कभी जा भी रहे हैं तो भी ऑब्लिक साइन लगाना पड़ेगा, है। तो क्लियर होगी बात, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए। अब जैसे अगला है सेकंड वाला, ये वाला है ना, इसमें बताओ भाई कौन बताया, तुषार बताओ, ये कौन सा
पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है, एसओपी की एसआरपी, एसआरपी है ना। हाँ, कैसे बताया? हाँ, सिल्वर +1 में बैठा हुआ है, जा रहा है 0 में, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आपको सीधे चेंज ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख लेना कि लेफ्ट से राइट, लेफ्ट वाली स्पेसीज से राइट वाली स्पेसीज की तरफ मूव करने पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही कि घट रही? जैसे ऑक्सीडेशन घट रही है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और नॉट लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू कुछ ना कुछ होगी न्यूमेरिकल में, ये वैल्यू आपको दी जाएगी। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें उसको रीड करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सिल्वर इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन बता दो तुषार, क्या होगी? Ag प्लस एक्वस 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉल्यूट बना देगा। ठीक है, वो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको कर लेंगे। थर्ड वाला, थर्ड में कोई ऑनलाइन वाले बच्चे से पूछते हैं, चलो बच्चों से बातचीत नहीं हो पा रही, बहुत दिन हो गए। जूही चलो बताओ बेटा। सर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, आंसर तो सही बताया। कैसे बताया ये समझा दो बच्चों को। सर पहले क्रोमियम में सर 3+ है सर, फिर Cr2O7 में सर वो 6+। ठीक, बहुत बढ़िया है ना। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ही देखना है। क्रोमियम यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन नंबर में है? 3 में, लेफ्ट साइड। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो रहा है डाइक्रोमेट आयन में। अच्छा, जब कोई ऑक्साइड वगैरह हो तो केवल सेंट्रल एटम पे देखो, तो क्रोमियम डाइक्रोमेट में सेंट्रल एटम क्रोमियम ही है। उसमें जब एक्स वाले मेथड से निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? 6 आएगी। तो 3 से 6 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? बढ़ती हुई दिख रही है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू जो भी होगी वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी। क्रोमियम इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, ये H+ आयन क्यों लिख दिया गया, कोई बताएगा? सर एसिडिक मीडियम दिखाएंगे। ये मीडियम बताया जाता है। कई कुछ हाफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर मीडियम में ही संपन्न होती है, मतलब उसी में वो फिजिबल होती है। तो ये जो कन्वर्जन होता है क्रोमिक से डाइक्रोमेट आयन में, जो कन्वर्जन होता है वो एसिडिक मीडियम में ही अकर हो पाता है। इसके लिए मीडियम एसिडिक ही लेना पड़ता है। तो बस वो H+ आयन यही बता रहा है कि मीडियम एसिडिक है ना। बाकी उसका एसओपी एसआरपी डिफाइन करते समय उसका कोई रोल नहीं। ठीक है, वो तो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को ही देख के बोले। हाँ, लेकिन अगर इसकी हाफ रिएक्शन लिखनी है तो देखो भाई कैसे लिखेंगे इसकी हाफ रिएक्शन। देखिए, इसकी हाफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो देखिए, रिएक्टेंट साइड बताइए किसको लिखते हैं? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड? हाँ, देखो पहले इतना लिखो, अब इसको कर डालो बैलेंस। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग हाफ रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते थे, हाफ रिएक्शन को। तो पहले हम लोग सेंटर एटम बैलेंस करते थे, यहाँ पे अकेला क्रोमियम है, यहाँ पे क्रोमियम 2 बैठे हुए हैं, है ना। तो गलत बात है, 2 तब 2 क्रोमियम करो, सेंटर एटम बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर ऑक्सीजन को एटम बैलेंस करते थे, है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते थे? हाँ, पूरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते थे। तो किधर ऐड करें? रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड? लेफ्ट साइड। कितने ऐड करें? जितने कम पड़ रहे हैं उतने ही ऐड करेंगे। बैलेंस करने का मतलब ही यही है। और अब वाटर में H+ हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए मीडियम एसिडिक, देखो यहाँ पे हिंट मिल रही है, तो एसिडिक मीडियम में H+ आयन ऐड करते थे। तो 7 के डबल 14 H+। लास्ट में इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ता था चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब बता दी, आइए आप ही लोग बताओ इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करें? रिएक्टेंट साइड नेट चार्ज देखो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड किधर ऐड करें?
प्रोडक्ट साइड है। जिधर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होता है वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जितना एक्सेस में होता है उतने जोड़ देते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज जहां बैठता है ना वहां की नैया डूबे देता है, मतलब वहां का पॉजिटिव चार्ज कम कर देता है। तो इधर आप देखो तो 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, बांटा तो न्यूट्रल है, और इस पे -2 +14, इधर +12 है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोडक्ट साइड ज्यादा है 12 यूनिट का, इधर 6 कितना ज्यादा है, पूरा 6 यूनिट का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर दो। तो ये इसकी हाफ सेल रिएक्शन बन गई, जो उसने लिख के दिया था ना उसी की हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, बोलो क्लियर आ रही है सब? तो ये सब करना आना चाहिए मुझे। इसमें एक चीज यहाँ पे ये लिखते समय गौर नहीं किया गया, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए, है ना, ऑब्लिक साइन। लेकिन कई बार ऐसा करके दे दिया जाएगा तो आप समझ जाना कि नादानी में छोड़ देना उसमें, इस गलती को लेके बवाल मत काट देना क्योंकि कई बुक्स में उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है, हर जगह ऑब्लिक लगा देते हैं। कई बार सीधी खड़ी लाइन ऐसे बना सकते हैं, तो वो सब बातें जो करेक्ट साइन कन्वेंशन है वो मैंने आपको बताया। जो फिजिकल की सबसे अच्छी बुक है एटकिंस में बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की गई, तो उसमें जो बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। लेकिन वही कि एनसीईआरटी कई बातें नहीं मानता है, छोटी मोटी बातें ऑब्लिक साइन को वो नहीं देता है। अब जैसे ये है इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इसको कौन बताना चाहेगा क्लास में? बताओ, अभय बताओ बेटा। अभय अवस्थी, अभव सॉरी, है ना, रिडक्शन है। तो कैसे? है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन घट रहा है, बिल्कुल सही बताएगा। तो क्लोरीन यहाँ 0 ऑक्सीडेशन बैठा है और इधर आ गया -1, तो 0 से -1 मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसआरपी वैल्यू को। ठीक, अच्छा ये प्लेटिनम क्यों लिख दिया गया है? ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा, ये लिखो भैया, प्लेटिनम। कई बार प्लेटिनम को हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन में आपको इंडिकेट करके देगा, तो समझ जाना प्लेटिनम रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कब यूज किया जाता है, इसकी भी कंडीशन होती है। जब गैसों का इलेक्ट्रोड तैयार किया जाता है तो वहां पर कंपलसरी होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का लेना, ठीक है। वहां पे एक प्लेटिनम का वायर ऐड कर देते हैं। और गैसो इलेक्ट्रोड में क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन होता है वो किसी मेटल की सरफेस से होता है, ये कंडक्टर से होता है। और आपने देखो क्या लिया हुआ है, क्लोरीन गैस ली हुई है यहाँ पे, तो गैसों से तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे नहीं, और गैस भी आयन में कन्वर्ट हो रही है, आयन मतलब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कभी आते नहीं है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना होगा मीडियम से, तो एक प्लेटिनम का वायर डाल देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे होंगे उससे दौड़ के एक प्लेट से दूसरी प्लेट में पहुंच जाएंगे। तो वो प्लेटिनम आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा, प्लेटिनम को ही क्यों लिया जाता है, तो अभी ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे बैठा हुआ मेटल है, इसका एसआरपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो ये खुद कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। मतलब ये इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता रहेगा, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होगा। बात समझ आ रही? ये खुद रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। और बस आसानी से इसकी सरफेस, इसके बॉडी से, मतलब इसके जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हम लोग कराते रहेंगे, है ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसी को बोलते हैं। इसकी हाफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए? ठीक, Cl2 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल क्लोराइड। आयन है तो एक्वस लिख दो, Cl2 गैस है तो यहाँ छोटा सा G लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? यहाँ पे कॉमा ही लगा दो, ज्यादा सही है, क्योंकि प्लेटिनम
कोई रिएक्शन में तुम्हें इन्वॉल्व है, वो तो एक डिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये बेसिक बात में क्या समझ आ गई होगी, है ना। अब इसमें अब जैसे अभी आपने पूछा था कि क्या सभी का एसआरपी निगेटिव होता है, तो अब थोड़ा उस पे हम लोग आ रहे हैं, इस बात को भी समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके लिए हम लोग को थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, क्योंकि वो सारे आंसर इसी में छुपे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में इसको नाम दिया जाता है ईसीएस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो सीरीज है ये प्रपोज की थी किसने, नट्स नाम, हाँ नट्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक ये जो सीरीज है वो बनाई थी, प्रपोज, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, जो जिसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे, बाद में उसको मॉडिफाई करके लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। तो उन्होंने उसी टाइम ये बनाई थी। उन्होंने क्या किया था, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी इसमें करीब 64 कुछ एलिमेंट थे, है ना। उनमें जो जो मेटल रखे हुए थे, स्पेशली इन्होंने वो सीरीज मेटल्स के लिए बनाई थी, ठीक है। वो एक एक मेटल, जैसे सबसे पहले लिथियम को पिक किया, उसका वो इलेक्ट्रोड तैयार करते थे कि लिथियम की प्लेट लेते थे और लिथियम के सॉल्यूशन में डिप करा देते थे, और फिर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो निकालते थे। अच्छा, आपको एक ये किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे, बैटरी से, तो वो क्या करते थे, कोई व्हीट स्टोन ब्रिज तैयार करते थे। अब वो उनका फिजिक्स वाला तरीका था, है ना, वो व्हीट स्टोन ब्रिज लेकर वो इलेक्ट्रोडेशन निकालते थे। लेकिन आज की डेट में इससे भी आसान तरीका है, हाइड्रोजन का रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर आप बना लीजिए, हाइड्रोजन का खुद का एसआरपी क्या होता है, 0 होता है। तो बाद में उन्होंने ये भी मेथड सजेस्ट किया था कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो पैरेलल में एक हाइड्रोजन का बना के रखो, उसका एसआरपी 0, और जिसका तुम्हें निकालना है उसको इससे कनेक्ट कर लो कंडक्टिंग वायर से थ्रू, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से आप देख लो क्या आउटपुट आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर बता रहा होगा इसका गिवन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ माइनस हाइड्रोजन का ईएमएफ, हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा होगा वो एग्जैक्टली किसका ईएमएफ होगा, वो नॉन मेटल जिसको लेकर आप सेल तैयार कर रहे होंगे। मतलब हाइड्रोजन सेल के इलेक्ट्रोड को लेकर एसआरपी वैल्यूज इन्होंने निकाली थी। पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया था, लेकिन करेक्ट वैल्यूज जो उन्होंने बताई कुछ उसमें करेक्शन भी करे थे। तो जो उनकी फाइनल लिस्ट थी उसमें उन्होंने रेफरेंस किसको लिया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, है ना। तो इन्होंने किया क्या था, मेन बात पहले बताते हैं आपको, ऐसे कंफ्यूज हो आप लोग। इन्होंने जितने भी मेटल्स लिए थे उस समय जितने अवेलेबल थे पीरियोडिक टेबल में, उनको कलेक्ट किया था, ठीक है, मेटल्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। डिफरेंट मेटल लिए थे पीरियोडिक टेबल, और उनका सबका क्या कैलकुलेट किया था, एसआरपी। इन्होंने एसआरपी के बेसिस है ना सीरीज बनाई थी। इनका इन्होंने क्या मेजर किया था, एसआरपी वैल्यूज, ठीक है। किसकी हेल्प से मेजर किया था, सी की हेल्प से। सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से उन्होंने एसआरपीज वैल्यू निकाले थे, ठीक है। और उन एसआरपी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उन एसआरपी वैल्यू को किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे जो उनको सीरीज प्राप्त हुई उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं आज की डेट में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो ये इन्होंने काम किया था, ECS, शॉर्ट में ECS, ठीक है। तो ये आपको बताना मुझे नट्स ने किया क्या था उस समय, मेनली की पैटर्न में जो मेटल थे। हाँ, आज की डेट में ये सीरीज बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुकी है, क्योंकि आज की डेट में नॉन मेटल को भी उसमें ऐड कर दिया गया, मेटल के साथ नॉन मेटल के भी एसआरपी निकाल के उसमें ऐड कर दिए गए, तो वो सीरीज का मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है। लेकिन नट्स ने जो पहली बनाई थी वो केवल मेटल्स के लिए बनाई, ठीक है। बोलो, ये बात समझ आई उसी को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
ये इसकी हेल्प से निकाली थी, करेक्ट वैल्यूज जो उन्होंने निकाली थी वो इससे निकली थी। स्टैंडर्ड जो उन्होंने अपनी नट्स इलेक्ट्रोकेम का सीरीज में वैल्यूज ली हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस में लेते हुए निकाली थी। ठीक है, पैरेलल में वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके निकालते थे। हाइड्रोजन का तो व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाला होगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा होगा, मतलब कांटा जीरो पे टिक गया होगा। तो पहले इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज ही का हेल्प किया था, लेकिन उससे इंस्ट्रूमेंटेशन एरर आ रही थी। हाइड्रोजन को लेने पे वो एरर भी थोड़ी मिनिमाइज हो गई और फाइनल वैल्यू जो उन्होंने ली है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जो आई है उसके रिस्पेक्ट में ली, जो बुक में बनी रहती है, जो आपको वैल्यूज दी जाएंगी वो यही वाली है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोलो ये बात है समझ में? अब देखो ये इलेक्ट्रोकेम का सीरीज में ये लंबी चौड़ी सी सीरीज है, देखो भाई देख लो। हाँ, और ये सीरीज याद भी रखना जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि कई छोटे मोटे मेंस लेवल के क्वेश्चन केवल ये सीरीज अगर याद होगी तो आप निपटा दोगे। एनटीए खूब कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तो ये सीरीज हमारे बहुत काम की तो है ही है और साथ ही साथ याद भी होनी चाहिए। इस सीरीज में सबसे टॉप पे बैठा हुआ लिथियम। कुछ खास बातें पहले बता देते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल से सबसे टॉप में कौन बैठा है? लिथियम। इसका एसआरपी वैल्यू मोस्ट निगेटिव होता है, कितना? -0.305 वोल्ट है ना, मोस्ट निगेटिव एसआरपी वैल्यू। देखो लिखा हुआ है इसका एसआरपी सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं तो एसआरपी वैल्यू मोर निगेटिव से लेस निगेटिव होता जा रहा है। जैसे पोटेशियम का देखोगे तो थोड़ा सा लेस निगेटिव हो जाएगा, है ना, बेरियम का और थोड़ा से भी कम लेस निगेटिव। ऐसे वो मोर निगेटिव से लेस निगेटिव होते 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 बीच में कहीं हाइड्रोजन पड़ेगा, हाइड्रोजन का एसआरपी क्या आ जाएगा? 0, है ना। और हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल बैठे हैं इन सबका एसआरपी अब पॉजिटिव में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो इन सबका एक्चुअली पॉजिटिव है। और सबसे नीचे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का पॉजिटिव में 1 नहीं, गलत दिखाओ, 2.85 फ्लोरीन का एसआरपी होता है प्लस का 2.85। ठीक है, तो ये ऐसा समझ सकते हो कि सबसे कम एसआरपी आता है लिथियम का, सबसे ज्यादा एसआरपी किससे आता है? फ्लोरीन का। बाकी है ना, कुछ नॉन मेटल भी जब ऐड किए तो उसी के बीच में आए होंगे। जैसे कुछ मैंने नॉन मेटल यहाँ पे ऐड कर दिए, जैसे ब्रोमीन हो गया, हेलो, जो काम के ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये देखा है तो नॉन मेटल ही है चारों। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखो आप लोग साथ साथ थोड़ा लिखते भी जाओ, है ना। लिख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे ऊपर आप लिखो लिथियम, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, फिर बेरियम। हाँ, ये रिएक्शन क्या लिखी हुई है देखो। ये जो एसआरपी वैल्यू, जैसे लिथियम का एसआरपी जो है वो -3.05 है। ये किस हाफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में निकाली गई है? तो इनको हम लोग बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं एसआरपी वैल्यू। तो एसआरपी वैल्यू मतलब लिथियम आयन, लिथियम +1 मोनोवेलेंट आयन जब रिड्यूस होकर लिथियम बना रहा होगा तो जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया होगा इस हाफ रिएक्शन का, वो लिथियम का एसआरपी वैल्यू है ना। क्योंकि एसआरपी में मेटल का क्या हो रहा होता है? रिडक्शन हो रहा होता है ना। तो यहाँ पे लिथियम आयन रिड्यूस होके क्या बना रहा होगा? लिथियम। ठीक है, जैसे बेरियम का जो एसआरपी है वो उसकी किस हाफ रिएक्शन से निकाला गया? बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनकी स्टेबल वैलेंसी 2+ होती है, तो बेरियम 2+ आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करके बेरियम में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इस हाफ रिएक्शन का जो एसआरपी होगा वो वैल्यू यहाँ पर होगी। हाँ, तो उसमें एक मेटल के 2-2, 3-3 एसआरपी होते हैं। जैसे Fe के 2-3 एसआरपी डिफाइन होती है। Fe से Fe2 से 0 का एक डिफाइंड होता है अलग, Fe3 से Fe2+ का अलग डिफाइंड होता है, और Fe3 से डायरेक्ट Fe0 का अलग डिफाइंड होता है। तो डी ब्लॉक में एक एक इलेक्ट्रोड के एक से ज्यादा एसआरपी डिफाइंड है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी एक ही वैलेंसी फिक्स होगी।
एक साथ नहीं, तीनों एक साथ तो नहीं होगी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफर होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग सीरीज याद कर रहे हैं, देखो इस सीरीज में जैसे मान लो आयरन कहीं आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, तो ये उसका कौन सा एसआरपी है, तो यहाँ पे उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन आयरन की मोस्ट होती है +3 होती है, तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो +3 से जब वो 0 में जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में, है ना। ये इसमें एक मेटल एक ही बार लिया गया है, लेकिन वो उसकी मोस्ट स्टेबल से वो जब वो 0 में जा रहा है तो जो उसका ईएमएफ निकाला गया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, उसके रिस्पेक्ट में उसको प्लेस दिया गया है ना? और उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग को बस मोस्ट स्टेबल वाला ही याद रखना होता है फिलहाल, ठीक है, उसी से काम चलेगा। तो देखो इसमें एक मैं आपको निमोनिक बता दे रहा हूँ, इसको याद कर लोगे तो बहुत काम आएगा, तो इसको लिखते भी जाओ, हाँ हाँ, साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि मैं भी एक बार में पूरा लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे। देखो लिथियम को लिख लो ऐसे, लेके बाबा, लेके बाबा एसआईडी सर का नाम, ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग है, याद हो जाएगा। लेके बाबा एसआईडी सर का नाम, मांगे अली महान, लेके बाबा एसआईडी सर का नाम, मांगे अली महान, अली से एल्युमिनियम, महान से एमएन, ठीक है। लेके बाबा एसआईडी सर मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, जानकर, जान से जिंक हो गया, कर से मतलब क्रोमियम, फेंके, फेंके मतलब आयरन हो गया, सीडी, सीडी मतलब वो सीडी डीवीडी वाली सीडी, सीडी कोई नीचे, ठीक है। कहाँ पहुंच गया, देखो लिखते जाओ। ले से लिथियम हो गया, ले के बाबा एसआईडी सर, एसआईडी तो मैंने डाल दिया है, वो सर से स्ट्रोंसियम याद रखना चाहिए, एसआईडी सर का नाम, नाम में NAM मिला के पूरा नाम, NAM। फिर यहीं से शुरू हो जाओ, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीडी कोई नीचे, ठीक है। इसका लिख लो, सुनो प्रभात, सुनो प्रभात, अपनी क्लास में है कोई प्रभात? नहीं, सुनो प्रभात है कोई, है कोई, ठीक है, सुनो प्रभात है कोई, हाँ? अरे इसको कब बोला होगा, शायद हमें लग रहा है, हाँ, कोई एक ही बार आता है, सही करो, सुनो प्रभात है को है, ठीक है, कब होंगे, कब होंगे, कब होंगे, हाँ? अब ये तुम लोग कर लेना जो तुम लोग को सही लगे, ठीक है। कब होंगे सुनो प्रभात कब होंगे, आगे, हाँ ठीक है, एजी है ना, आगे पंडित ब्रह्मानंद, पंडित ब्रह्मानंद और कलावती, ठीक है, जो सोना लाई फ्री, सोना वाला गोल्ड, फ्री में, हाँ सोना भी फ्री में, ठीक है। देखो इस तरह से आप लोग, ब्रह्मानंद और कलावती जो सोना लाई फ्री में,
हाँ कलावती जो सोना लाइफ, कलावती जो सोना लाइफ फ्री में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। लेके बाबा एसआईडी सर का नाम मांगे अलीमान, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो प्रभात है कोई, या यहाँ पे क्यों आ रहा है, हाँ कोई कर लो बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली टॉपर नीचे ही बैठा होता है आइडल से। होंगे आगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती जो सोना लाई फ्री। हाँ सर CR से दिखा दीजिए। सर इनके आगे भी वैल्यूज लिखना बचा है क्या? नहीं देखो ये वैल्यूज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बुक से देखकर, लेकिन वो कोई याद नहीं करनी होती, और इतनी सारी वैल्यूज कोई याद भी नहीं कर सकता, बस वो सीक्वेंस याद होना चाहिए कि जैसे सोडियम ऊपर बैठा है कि मैग्नीशियम नीचे बैठा है, क्योंकि वो वैल्यूज तो कभी याद नहीं कोई कर सकता है ना। वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि सोडियम प्लेसमेंट ज्यादातर हम लोग को देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज तो बस सबसे ऊपर वाले की याद कर लीजिए, लिथियम का, और सबसे नीचे में फ्लोरीन का, हाइड्रोजन का 0 होता है तो उसको ऐसा कोई याद करने की जरूरत ही नहीं, वो बिना याद ही किए। ठीक है, कौन से रिएक्शन हल्का सा ऊपर कर दीजिए। जो भी मेटल है ना उसके स्टेबल आयन से मेटल में कन्वर्ट कर रिड्यूस कराते हुए, इलेक्ट्रॉन गेन कराते हुए। हल्का सा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये सीरीज है, और इसमें पहली बात तो ये सबको क्लियर हो जाए कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल्स बैठे हुए हैं उन सबका एसआरपी क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव है हाइड्रोजन। नहीं, नट्स ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई वो एसआरपी के रिस्पेक्ट में बनाई है। हम लोग एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि सारी वैल्यूज पलट जाएंगी, है ना, टेबल उल्टी हो जाएगी। सर एंड में क्या लिखा है सोना के बाद? नहीं ये सभी का एसआरपी का ही ऑर्डर है, मतलब एसआरपी हाइड्रोजन के ऊपर वालों का एसआरपी निगेटिव है और हाइड्रोजन के नीचे वालों का एसआरपी पॉजिटिव है। हाँ वो है, वो भी है, अभी रिएक्शन में उसका बड़ा मेन एप्लीकेशन मिलेगा देखने, है ना। सर सोना के बाद क्या लिखा है? सोना लाई फ्री में, सोना लाई फ्री में, ठीक है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं, बस याद ही रखना है आपको सीक्वेंस किसी तरीके से, है ना, मेन बस मुद्दा है ये। ठीक है, बन गया। बाकी वो रेजोनेंस की सीट में बनी हुई है, अगर कोई छूट जाए तो उससे आप मैच करा लीजिएगा, देख लीजिएगा, मतलब बाकी तो भेज ही देंगे आप। अब इसमें एप्लीकेशन की बात आती है कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़ लिया, इसके एप्लीकेशन क्या है ना, इसके एप्लीकेशन। तो देखो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस सीरीज में टॉप टू बॉटम में मूव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो एलिमेंट की जो रिड्यूसिंग पावर है ना वो घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और रिड्यूसिंग का उल्टा होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा
ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाली पावर होती है कि खुद ऑक्सीडाइज होने वाली पावर? हाँ, पावर इंसान दूसरों के लिए यूज करता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने की जो टेंडेंसी है, पावर है, उसी को ऑक्सीडाइजिंग पावर कह रहे हैं। और रिड्यूसिंग पावर मतलब किसी एलिमेंट को दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी को रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम जा रहा है तो रिड्यूसिंग पावर घट रही है। तो अच्छा होता है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा मेटल होगा? लिथियम का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगेस्ट पीरियोडिक एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा नेगेटिव एसआरपी उसी का है ना? तो लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल में फ्लोरीन। फ्लोरीन से अच्छा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ठीक है। आल्दो ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, वो बात अलग, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये भी देखो लिखा हुआ इन अदर वर्ड्स, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हायर द एसआरपी वैल्यू मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इटसेल्फ। ये एक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। एसआरपी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? हायर द एसआरपी वैल्यू मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। जिस मेटल का एसआरपी जितना ज्यादा होता है उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है ना। हायर द एसआरपी वैल्यू मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। तो सबसे ज्यादा एसआरपी देखो किसका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? हाँ, मतलब फ्लोरीन से नीचे मेटल में गोल्ड का है, लेकिन ओवरऑल फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन के खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। और जो एलिमेंट खुद आसानी से इटसेल्फ रिड्यूस होगा वो दूसरों को उतनी आसानी से क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है ना। अरे समझे? तो ऊपर से नीचे आने में खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वही है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए नीचे ज्यादातर अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैठे हुए हैं। अब जैसे क्वेश्चन कैसे ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ एलिमेंट लिख के दिए जाएंगे, हाँ उनका एक्चुअल नेम नहीं बताया जाएगा, ABCD XYZ ऐसे लिख देगा, लेकिन उनका एसआरपी वैल्यूज सभी का दे देंगे आपको। और फिर कुछ ऐसे पूछेगा, जैसे इसमें बोला अरेंज द अबव एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। इन एलिमेंट को इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है। सबसे अच्छा होगा सी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हाँ, तो सबसे पहले सबसे बेकार वाले को लिखा जाए, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? डी। उससे ज्यादा अच्छा कौन सा है? ए वाला, और फिर बी। तो ये ऑर्डर हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। जिसका एसआरपी जितना ज्यादा हायर होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा। और यहाँ पे तो सब, अगर कोई पॉजिटिव में होता तो वो सबसे अच्छा होता, लेकिन पॉजिटिव में कोई है ही नहीं वैल्यू, तो निगेटिव में सबसे लेसर वैल्यू देखी तो 0.48 आ रहा है माइनस का। ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज, सी सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। फिर उससे थोड़ा सा हायर वैल्यू 1.2 आ रही है तो बी हो गया। उससे थोड़ा ज्यादा निगेटिव में -1.5, और मोस्ट निगेटिव -2.2। जितना ज्यादा मोस्ट निगेटिव होता जाएगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर हावी होता जाएगा, ऑक्सीजन पावर घटती जाएगी। ठीक, क्लियर? ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खूब मिलेंगे आपको, जैसे ये वाला भी बता रहा हूँ, अभी वो नोट कर लेना।
सर आपकी साउंड नहीं आ रही।